हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है वो है समाजीकरण की अवधारणाएं और उसका अर्थ। आखिर समाजीकरण क्या होता है और इसकी क्या अवधारणाएं हैं और इसका क्या अर्थ निकलता है। कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह केवल शारीरिक संरचना या जीवित होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो एक पुरुष और स्त्री और दूसरे शब्द में एक व्यक्ति बनता है। एक परिवार, समुदाय और समाज की संस्कृति व्यक्ति में संस्कार डालती है और उसे मनुष्य ही बनाती है। कहते हैं आज हमारा समुदाय और समाज ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अगर मनुष्य में मनुष्यता न हो तो वो मनुष्य नहीं, कहते हैं जानवर बन जाता है। बालक अपने आसपास की मानवीय और भौतिक दोनों शक्तियों के संपर्क में आते रहते हैं। इसमें भौतिक भी होती है और कहते हैं मानवीय विचारधारा भी होती है। इसे समाज में आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जिसे बालक अपनी उम्र से बढ़ने के अनुसार प्राप्त करता है और साथ ही उसे वह अपने संबंधित समुदाय की संस्कृति, आदर्श और रीति रिवाज और नैतिक मूल्य और विभिन्न संस्कृति पद्धति से भी काफ़ी प्रभावित होता है। कहते हैं जिसका जैसा होगा परिवार, उसका बच्चों में भी उसी प्रकार का परिवेश भी मिलेगा। कहते हैं बच्चे का जो मुख्य अंश होते हैं माता पिता स्वयं होते हैं। माता पिता जैसे करेंगे बच्चे भी वही बात सीखेंगे और वही चल के आगे उनके लिए आदर्श ही बनेगा। इसे समाज में आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जिसकी बालक अपनी उम्र के बढ़ने के अनुसार प्राप्त करता है और साथ ही जैसे वह अपने संबंधित समुदाय के संस्कृति, आदर्श, रीति रिवाज आदियों को जो है अपनाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं नैतिक मूल्य और जो है संस्कृति पद्धतियों में प्रभावित भी वो सदैव होगा। इस प्रक्रिया में बालक संस्कृति पद्धतियों का ग्रहण सदैव करेगा और अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह भी करना सीखता है। इस प्रकार बालक स्वयं को सामाजिक व्यवस्था को अनुकूल बनाने का सदैव प्रयास करता ही रहेगा। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन यापन करती है, यानी जीवन पर्याप्त चलाती ही रहती है। यहाँ पर एक फैक्ट है, एक बात है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं सामाजिक नवजात परिवार समुदाय और समाज द्वारा एक से अगली स्थिति को निरंतर अपने ग्रहण करने और अग्रसर होने की एक प्रक्रिया है। यानी देखा जाए तो कहते हैं बच्चे वही बात सीखते हैं जो बड़े करते हैं और उन्हीं को देख के वो बिगड़ते भी हैं, उन्हीं के कदमों पर चलने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं व्यक्ति स्वयं ही गलत कर जाता है लेकिन बच्चों को वो सदैव अच्छा ही सिखाने की कोशिश करता है। तो कभी कभी बच्चे भी उस बात को दोहरा देते हैं जो बड़े को सही भी नहीं लगता है। यानी ये प्रक्रिया दो अलग अलग स्तरों पर कार्य सदैव करती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। एक जो है स्वयं शिशु में चलती है जिसे अंतर्क्रियाकरण कहते हैं, यानी अंतर्क्रियाकरण। इसका अर्थ यही हुआ कि वो कहते हैं अंदरूनी रूप से ये बातें सब सीख रहे होते हैं। इसमें अपने परिवेश में मौजूद सभी वस्तुएं तथात जो है स्थापित करते हैं, यानी कोई भी वस्तु देखते हैं उस बात को वो सदैव ही ग्रहण करते हैं। दूसरे बाहरें होती है जिसमें माता पिता, अन्य पारिवारिक सदस्य तथा अन्य सहचर आदि सम्मिलित होते हैं। यानी दूसरा प्रवेश वही होता है जहाँ पर माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य होते हैं जिससे वो सीखता है, जिसे हम बाहरी कहते हैं। यानी एक आंतरिकरण के अंतर्गत आता है और दूसरा जो होता है बाहरी सच्चाई के रूप में आता है। उसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है स्वैंगीकरण तथा समाजीकरण के बीच संबंध। आखिर स्वैंगीकरण और समाजीकरण के बीच क्या संबंध है? कहते हैं नैतिक मूल्य तथा सामाजिक स्तर पर जो है मानव व्यवहारों के तौर तरीके सीखने और हृदयगम करने की प्रक्रिया का जो है नाम समाजीकरण होता है। कहते हैं एक समाज के सदस्य ने उस समुदाय के नैतिक मूल्य के अनुरूप आचरण की अपेक्षा की जाती है। यानी देखा जाए तो कहते हैं अगर हम किसी समाज या समुदाय में रहते हैं तो वहाँ के व्यक्ति यही बात विचारधारा रखते हैं कि उनका आचरण एक जैसा हो, सही हो। लेकिन कहते हैं अगर हम शहर में देखें तो शहर में कोई समाज नहीं रहती है, क्योंकि कहते हैं सब अपने कामों से व्यस्त रहते हैं। तो इसमें एक दूसरे के लिए देखने के लिए समय ही नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं गलत चीज़ों को भी लोग कर जाते हैं और वो जो होते हैं समाज में बने रहते हैं, क्योंकि समाज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गांव में कहते हैं वहाँ एक समुदाय होता है, समाज होता है और ऐसे क्रियाओं को समाज भी कभी भी स्वीकृति नहीं देता है। यानी कहा जाए इसका साफ शब्दों में तो ये कहते हैं कि ये तौर तरीके सीखने और हृदयगम करने की प्रक्रिया का जो है नाम जो है समाजीकरण ही कहलाया है। एक समाज के सदस्य ने उस समुदाय के नैतिक मूल्य के अनुरूप
आचरण की अपेक्षा की जाती है। नवातों की जो है समांगीकरण यानी घुल-मिल जाने की प्रक्रिया से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नवांतरिक कोई अन्य समाजों से आने वाले प्रवासी अथवा उसी समाज की उप संस्कृति वाले लोग नहीं होते हैं, अतुल नए पैदा हुए बच्चे होते हैं। नवजात शिशु की जो है अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन, लाड़ प्यार आदि हो सकते हैं, जो उनकी अपनी माँ द्वारा मुख्य रूप से लुप्त की जाती है। शिशु उसी पर निर्भर रहता है और भावनात्मक रूप से उसे ही अपना समझ कर पहचानता भी है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि शिशु स्वयं को पहचानने या मानने में पहले तो अपनी माँ से ही परिचित होता है। कहते हैं माँ उसकी कैसी है, उसी प्रकार के बच्चा का भी चरित्र वहाँ पर जो है निर्धारित होती है। माँ और शिशु की पहल सम्मिलित पहचान होती है। बच्चे की भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा बच्चा अपनी माँ का जो है हृदय संगम कर लेता है। कुछ समय बाद बालक स्वयं एक सामाजिक पद्धतियों में जो है जोड़ने वाली स्थिति का जो है सामना करता है, यानी धीरे धीरे वो समाज से जुड़ता चला जाता है और उस समय जो है कहते हैं सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाता है। उस समय बाद बालक स्वयं एक सामाजिक पद्धतियों में जोड़ने वाली स्थिति का सामना करता है और इस प्रकार जो है भूमिका पद्धति जन्म लेती है। तब ये बालक अपनी माता से स्वयं को अलग रूप से पहचानना या अलग महसूस करना सीखता है। तो यही बात जो है मनुष्य को जो है कहते हैं ये बहुत बड़ी विडंबना आ जाती है कि कहते हैं बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो माँ के सबसे बड़े हृदय स्पर्शी होते हैं, हृदय गमे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं माँ का जो है पल्लू छूट जाता है और कहीं और उनका जो है जीवन चला जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं स्वयं को अलग रूप में पहचानना उनकी एक पद्धति बन जाती है। यह माना जाता है कि बाद में बालक अपने पिता के साथ भी उसी समागीकरण यानी घुले मिलने की प्रक्रिया को दोहराता है, यानी पिता के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया दोहराता है। इस भांति बालक पिता को माता से अलग एक भिन्न व्यक्ति के रूप में पहचानता है तथा बाद में पिता को एक नए विस्तृत सामाजिक परिवेश में स्वयं से जोड़ता है, जिससे वह केवल अपने साथ पिता के संबंध को नहीं समझ लेता अतुल पिता के माता के संबंध को भी समझ लेता है। इस प्रकार समाजीकरण और स्वीकरण के माध्यम संबंध स्थापित होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संस्कृतिकरण और समाजीकरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्कृति पद्धति के सीखे का संबंध संस्कृतिकरण होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाती है उसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। संबंध नई जो है पद्धति जुड़ती ही रहती है। इस भांति में जो है समाज में बदलाव के साथ साथ संस्कृतिकरण और जो है यहाँ पर सांस्कृतिक सतत की पद्धति को भी सुनिश्चित सदैव करता है। संस्कृतिकरण जो है चेतना और अचेतना दोनों ही तरीकों से हो सकते हैं। इस स्थिति में पुराने पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के सदस्यों को उसके आम तौर तरीके विचार तथा व्यवहार को अपनाने हेतु प्रभावित और प्रेरित करती रहती है। यानी कहते हैं जो भी हमारे पीढ़ियाँ करती है, हमारे जो बड़े करते हैं, हम उन्हीं बातों को जो है सदैव अनुसरण भी करते हैं। इस भांति संस्कृतिकरण पुराने पीढ़ियों की जो है सत्ता पर आधारित होती है। यानी संस्कृतिकरण अगर देखा जाए तो कहते हैं पुरानी सत्ता पर ही आधारित होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि युवा पीढ़ी अन्य समुदाय के संस्कृति रीति रिवाज नहीं अपनाए। इस तरीके से पुराने लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मौजूदा नैतिक मूल्य जो है नवयुवकों पर आत्मसात किए जाए ताकि वह जीवन मूल्य आगे सबल चतर बने रहे। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण के कारक। आखिर समाजीकरण जो हो रही है उसका कारक और फैक्टर कौन है, किस कारण से ऐसा हुआ है? तो कहते हैं समाजीकरण के कारक सीखने की प्रक्रिया में सहायता होता है। ये सीखना जो है प्राधिकारवादी यानी अथॉरिटेटिव्स और सत्तामूलक शक्ति दोनों ही है। प्राधिकारवाद जो है शक्तियाँ वो है जो बालक को ऊपर अपना अधिकार रखती है। इसमें माता पिता, परिवार, सांस्कृतिक तत्व और कानूनी सम्मिलित शामिल होता है। समर्थमूलक शक्तियों को जो है सहचर्य समूह, सगी खिलाड़ी, मित्र तथा अन्य संगी आते हैं। समाजीकरण के ये कारक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अनुकूलता और विचलन का जो है पुरस्कार और दंड की पद्धति के अनुरूप कार्य करता है। यानी पुरस्कृत करना, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज पुरस्कृत करती है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको दंड देती है। तो यही पद्धतियाँ जो है कार्य भी करती है। तो यही सामाजिक के कुछ कारक हैं। समाजीकरण का मुख्य लक्ष्य बालक को जो है स्थापित प्रतिमान यानी नमस व्यवहारिक पद्धतियों के अनुकूल शिक्षित करना और योग्य बनाना होता है। बढ़ता हुआ बालक निर्धारित दशाओं में
पला पोसा जाता है और एक व्यक्ति जो है विश्व सामाजिक प्रथाओं और प्रतिमानों और नैतिक मूल्य के अनुसार जो है आचरण एवं व्यवहार की जो है मर्यादा भी सीखता है। यही बच्चों का संस्कृतिकरण की दिशा में पहला कदम होता है, जब वो मौजूदा वातावरण के साथ अपनी पहचान बनाना सीख लेते हैं। समाजीकरण के कारक बच्चों के व्यवहार या आचरण में आए किसी भी जो है इसमें भटकाव को जो है तिरस्कार करते हैं। मान लीजिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर जो कार्य आपने अगर अनुचित किया है, अगर वही का कार्य आपके बच्चे करते हैं तो आप उसको क्या करते हो, तिरस्कार करते हो, पर बाद के व्यवहारों पर जो है अंकुश नहीं रखते हैं, क्योंकि हम इन व्यवहारों पर जो है अंकुश बच्चों पर नहीं रख पाते हैं। बच्चे के भटकता पूर्ण व्यवहार की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। यानी आज के समाज में बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसमें दो कोई राय नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिख बालक अपने पिता से पगड़ी बांधना सीख रहा है। यानी कहते हैं ये सारे प्रभाव जो है पिता या माता का ही बच्चों पर पड़ता है। जैसे माता पिता करते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के जो है क्रियाओं का अनुसरण सदैव करते हैं। उसके पश्चात हमारा है परिवार। परिवार क्या है? कहते हैं जब पैदा होता है तो वो आश्रित और असहाय होता है। यानी पैदा होने के समय बच्चे देखोगे तो असहाय होता है, आश्रित होता है। उसका विभिन्न शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है। उसे अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं माता पिता पे ही जो है बच्चे निर्भर रहते हैं। शिशु की इस सभी आवश्यकताओं को पूर्ति माता पिता ही द्वारा किया जाता है। हमने पहले भी चर्चा किया है कि बच्चा जो है भावनात्मक रूप से पहले माता से और फिर पिता से जुड़ता है। वह अपनी माता पिता का जो है दादा दादी से अपने संबंधों को पहचानता है और धीरे धीरे उनमें जो है अंतर रखना सीखता भी है। माता पिता के बाद बच्चा उन भाई बहनों को निकट जाता है जो उसकी देखभाल करते हैं, दुलारते हैं और उसके प्रति स्नेह रखते हैं। इस तरह वो अपने भाई बहनों को एक नई तथा विस्तृत सामाजिक जो है प्रणाली से जोड़ कर देखने लगते हैं। इस भांति अपने परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों और व्यवहारों के तौर तरीके उसके विविध स्वरूप जैसे क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ भुजा टांग आदि हिलाने आदि की जो है अनुक्रियाओं का सदैव अनुसरण करता है। इस प्रकार के विशेष भाव हमें से उसे परिवार के लोग से घुलने मिलने तथा उससे स्वयं को जोड़ने में सहायता मिलती है। बच्चा परिवार के लोगों के विषय में जानकारी को जो है हृदय गम करता है। इस प्रकार बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अपना जीवन आरंभ करता है। धीरे धीरे सामाजिक संबंधों की यह प्रक्रिया तब विस्तृत होती है जबकि वह एक भरे पूरे परिवार में रहता हो। इसे बच्चा ज्ञान, व्यवहार, तौर तरीके अर्जित करता है और परिवार जो है प्रतिमानों के अनुकूल इन सभी पद्धतियों को जो है हृदय गम करता है और सीखता है। अगला टॉपिक जो है आस पड़ोस। यानी जो है वो आस पड़ोस से क्या सीखते हैं। वह स्थान था जहाँ गांव जहाँ बच्चा बड़ा होता है उसे उसका आस पड़ोस बनता है। आस पड़ोस के जो है भौतिक और सामाजिक वातावरण उसका जो है समाजीकरण होता है और वो अपने भाई बहन, ठीक है, बड़ों से गांव मोहल्ला तथा अन्य बच्चों के साथ खेलता भी है और इस प्रकार आस पड़ोस में जो उपलब्ध भौतिक और सामाजिक जो है वस्तुओं के विषय में जानकारी भी प्राप्त करता है। वो आस पड़ोस में क्रियाशील इन उपकरणों की जो है प्राकृतिक विशेषताओं और उपयोगिता के विषय में भी सीखता है। वह स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न जातियों के लोगों, समुदाय, धार्मिक तथा अन्य व्यवसायिक समुदायों के अनुकूल बनाने की सदैव कोशिश करता रहता है। इस तरह वह विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न गुणों और उनके समुदाय में भी जो है विभेद करना सीखता है। अपने भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के आस पड़ोस के साथ जो है अंतक्रियाओं के दौरान वह विभिन्न जीवन निर्माण के तरीके, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और इन व्यवसायों को अपनाने हेतु मिलने वाली सुविधाओं के लिए भी भौतिक वातावरण की भूमिका के बारे में भी सीख लेता है। वह अपने गांव, स्थान और समुदाय के विभिन्न वर्गों में आस पड़ोस की परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया से भी परिचित हो जाता है। उन तरीकों और साधनों को भी वह पहचानता है जिससे गांव और अखंडता सुरक्षित रहती है। वह अपने स्वयं के विभिन्न समुदाय के अनुकूल कार्य और व्यवहार भी सदैव करता है और उनके आदर्श और जीवन मूल्य को भी सीखता है। अन्य लोगों के व्यवहार से उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और इस प्रक्रिया में वो अपनी स्वयं की जो है समझ को भी विकसित कर लेता है। यही स्थिति सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन एवं व्यवस्थित व्यवहार पैदा करता है, उसे कौशल जो है सिखलाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विद्यालय संस्थाओं की क्रिया। कहते हैं स्कूल और शैक्षिक संस्थाएं सामाजिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम है।
वे बालक को जो है सीखने की परिस्थिति और वातावरण सदैव प्रदान करते हैं, जो उनमें अनुशासन लाते हैं और कुछ निश्चित गुणों को उनके मन में जमा देते हैं, जिनसे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और इस भांति वह अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को खोज भी सकता है और जिस समुदाय में रहता है उसकी आवश्यकताओं को भी समझ सकता है। इस तरह वह विद्यालय अन्य शिक्षण संस्थाओं के द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुकूल भी बनाना सीख लेता है। कहते हैं मानव व्यवहार के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और परिवार के बाद कक्षा, स्थायी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बच्चे को प्रभावित सदैव करते हैं। शिक्षा व्यक्तियों को नैतिक वैधता और सामाजिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को उसकी विरासत से जोड़ती है और उसके समक्ष एक प्रवृत्ति जो है प्रस्तुत भी करती है। इन शिक्षा संस्थाओं में जो है बोए रोपे गए प्रतिमान धीरे धीरे व्यवहार के मानदंड प्रदान करते हैं और ये जो है नियामक प्राकृतिक के होते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों का नियमन भी करते हैं। प्रतिमानों की जो है अवहेलना करने से सामाजिक उपहास, बहिष्कार और कठोर दंड की भुगतना भी पड़ सकता है। कहते हैं जो व्यक्ति गलत करता है उसको सदैव ही उपहास, अब जो है बहिष्कार और कठोर दंड की जो है सदैव भुगतान करना ही पड़ता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समाज। कहते हैं हम समाज में रहते हैं, हमारे सभी क्रियाकलाप और व्यवहार विभिन्न नियमों और विनियमों से बंधे हुए सदैव रहते हैं। कोई व्यक्ति समाज और जीवन की सामाजिक पद्धतियाँ की अवहेलना करके स्वेच्छाचारी आचरण नहीं कर सकता, यानी समुदाय और समाज से आगे कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति की हर क्रिया और उसका हर व्यवहार समाज द्वारा निर्धारित प्रथाओं, रीति रिवाज तथा प्रतिमानों और नैतिक मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि समाज में रहने वाले लोग प्रचलित अनुमान का अनुसरण तथा पालन करते हैं और पुण्यतः उनके अनुरूप कार्य भी करते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और यदि उसके विपरीत आचरण करते हैं तो उनको जो है भटके हुए विचलित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित भी किया जाता है। अगला जो टॉपिक है पुरस्कार और दंड। कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों में बेहतर कार्य कुशलता तथा समझता के भाव को जो है बल प्रदान करने के लिए पुरस्कार और दंड की भी प्रावधान किया गया है। पुरस्कार और दंड समाजीकरण के महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं। उनके प्रयोग में एक मूलभूत अंतर है और ये विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति भी करते हैं। मानव एक जो है सुसंस्कृति पशु है और अधिकांश जो है प्रतीकों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है। जहाँ तक संभव होता है मानव प्रायः प्रत्यात्मक वर्जनित का ही उपयोग सदैव करता है और अन्य जो है वर्जनों का सहारा तभी लेता है जब प्रत्यात्मक जो है प्रयास असफल हो जाता है। इस प्रकार पहले छड़ी की ओर जो इशारा करना ही ज़्यादा कारगर होता है बजाय छड़ी को प्रयोग करने के। उसी तरह कभी कभी पुरस्कार से ज़्यादा काम एक प्रसन्नतापूर्ण अवसांश की जो है मुस्कुराहट की कर जाया करती है। जो व्यवस्था में गड़बड़ी करते हैं उनके विरुद्ध प्रायः सामाजिक नियंत्रण के जो है प्रमुख के शकल के रूप में दंड का प्रयोग किया जाता है। पुरस्कार और दंड दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं परंतु एकदम भिन्न और अलग रूप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एक अलग चित्र भी बताई गई है जिसमें सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा एवं प्रतिमान संबंध ज्ञान। इसके बाद एजेंसियाँ आती हैं और एजेंसियों के अंतर्गत जो होता है परिवार, विद्यालय, सहसा समूह, पास पड़ोस, न्याय एवं जनपदाधिकार व्यक्तिगत बनाता है और ज्ञान एक नई पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। तो इसी को हम समाजीकरण की क्रियाविधि भी कह सकते हैं। उसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक है समाजीकरण के घटक। समाजीकरण के घटक क्या हो सकते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। कहते हैं समाजीकरण के जो मूलभूत घटकों में से एक जो है संपोषण है, यानी संपोषण जो है सबसे इम्पोर्टेंट घटक है। यह संपोषण जो है कौशलों के द्वारा ही संभव होता है कि एक बच्चा अपनी भावनाओं को दूसरे तक संपोषित करता सीखता है। संपोषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखना संभव हो पाता है। समाजीकरण के अन्य घटक भूमिका की पहचान और भूमिका का निर्वाह भी होती है। समाजीकरण एक बच्चों को अपनी निश्चित भूमिकाओं और प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वाह के योग्य बनाता है। इस प्रकार यह बच्चों को समाजी व्यवहारों को समाज द्वारा निर्धारित समाजी प्रतिमानों तथा नैतिक मूल्य के अनुसार जो है भूमिका निर्वाह हेतु तैयार भी करता है। समाजीकरण एक घटक संस्कृति है जो एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ियों को सौंपी जाती है। सामाजिक संगठन द्वारा एक संगठित समाज की संरचना होती है और सीखने की प्रक्रिया द्वारा वह एक पीढ़ी से हस्तांतरित होती हुई चलती है। एक छोटे बच्चे द्वारा समाज के नैतिक मूल्य और उचित और सही समझने वाले कार्य और विचारों को जो है तौर तरीके
सीख लिए जाते हैं। समाजीकरण सीखने की यह प्रक्रिया से ही हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका है। यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका हो सकती है। एक सामान्य विश्वास है कि व्यक्तित्व की अधिकांश विशेषता बच्चे द्वारा 3 से 8 वर्ष की उम्र में अर्जित कर ली जाती है। एक व्यक्ति के जीवन का यह अत्यंत विशेष अवधि होती है क्योंकि उसके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव इसी अवधि में डाली जाती है। इसकी पहले ही चर्चा हो चुका है कि एक बालक अपनी वृद्धि के दौरान माता पिता तथा भाई बहन के द्वारा दिए गए प्रेम भावनाओं और उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं को अपने मन में धारण कर लेता है और उनको महसूस कराता रहता है। सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार की भूमिका पूर्व निर्धारित है और हर भूमिका के संगत एक स्तर और अधिकारों तथा कर्तव्य के सुनिश्चित समुच्चय है। एक बच्चा माँ बाप भाई बहन द्वारा प्रदर्शित लाड़ प्यार भारी भूमिकाओं तथा कार्य साधन के लिए रखे गए अनुशासनपूर्ण व्यवहार और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले के मन ही मन पहचान लेता है। खेल कूद के समय बालक को अक्सर घर के मुखिया की भूमिका का निर्वाह भी करते हुए देखा जाता है, जिसमें वह पिता की भांति ही प्रातः काल घर से काम पर जाकर शाम को लौट कर वापस आता है। उसी भांति एक लड़की माता की भूमिका निभाती हुई देखी जा सकती है। जब एक बड़ा होता हुआ बच्चा अपने भाई बहनों तथा अन्य परिवार के सदस्यों के साथ खेलता है और स्कूल जाने लगता है तो उसकी परिचित भूमिकाओं की संख्या और प्राकृतिक और बढ़ती चली जाती है। उसकी भूमिका की पहचान उसकी प्राकृतिक तथा परिवार तथा विद्यालय में अपने सभी साथियों के साथ शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों समाज के सदस्यों ग्रामवासियों तथा इसी तरह अन्य लोगों के साथ शामिल होकर भाग लेने की समर्था होती है। वह परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों एवं समुदाय के लोगों को विभिन्न रीति रिवाज तथा व्यवसायों को परिचित होता है। अपने पिता के व्यवसाय से उसका लगाव होने के कारण वह उस व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों को भी सीख लेता है। वह उस व्यवसाय के संबंधी विभिन्न कौशलों और मूलभूत नियमों और सिद्धांतों को ग्रहण कर लेता है। वह हर काम में अपने पिता की सहायता भी करता है। एक प्रभावशाली एवं कुशल कार्यकर्ता बनने के उद्देश्य से कार्य करता है। इस प्रकार वह विभिन्न स्तरों और परिस्थितियों में उसके वांछनीय विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह सदैव करता है। पर परिवार समुदाय समाज और राष्ट्र एक उदात्त सदस्य बन जाता है। यानी देखा जाए तो बच्चों के लिए कहते हैं इस सारे के सारी भूमिकाएं एक परिवार भी बना सकता है, एक समुदाय भी बना सकता है, एक समाज भी बना सकता है और एक राष्ट्र के लिए उत्तरदायी सदस्य भी बना सकता है। बाल्यावस्था के समाजीकरण की एक प्रमुख भूमिका होती है। यदि बच्चा समाजी होने लगेगा तो उसे वांछनीय विभिन्न भूमिकाओं को पहचानने में भी समर्थ हो जाएगा। वांछित भूमिकाओं के निर्वाह में पूर्णतः कार्य साधक भी होगा। यानी जो कार्य उसको मिला है उसके लिए वो सदैव अग्रसर भी रहेगा। ये उसका भूमिका वांछनीय रहेगा। भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया में व्यक्ति व्यक्तिगत विचार और अपनेपन की पहचान, स्वाभिमान और अंतर्दर्शन की समझ या सीख भी स्वयं में विकसित करने लग जाता है। वह परिवार समुदाय तथा समाज के एक सदस्य के रूप में अपनी पहचान तथा छवि, अपना स्थान और स्तर बनाता है। देखा जाए तो उपयोग से यह बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो चुकी है कि समाज छोटे बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जो न अपनी संस्कृति समूह भूमिकाओं तथा अन्य भूमिकाओं के निर्वाह करने के तरीके के बारे में जानने में सहायता भी करते हैं। एक बढ़ते बच्चे के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह समुदाय और समाज के मान्य प्रतिमानों के अनुकूल और अनुरूप मानवीय व्यवहारों को प्रतिबिंबित करता है। भूमिका निर्वाह को सिद्धांतों के मूलभूत नियम निम्नांकित किए गए हैं। तो पहली भूमिका तो यही होता है कि भूमिका संस्कृति की एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्थान और प्रतिष्ठा समाज की इकाई के कारण ही बनता है। तीसरी बात देखें तो स्वयं व्यक्ति की इकाई होती है। यानी ये तीनों बात मूल्यभूत है। भूमिकाओं के संदर्भ में व्यक्तियों के बीच पारंपरिक क्रियाएं घटित सदैव होती ही रहती है और उसमें भूमिकाओं के साथ स्वयं की एक अंतक्रियाएं भी होती है। समकालीन भूमिका सिद्धांत मानवीय व्यवहारों को भूमिका और स्वयं की अंतक्रियाओं के प्रतिफल के रूप में मान्यता भी दी जाती है। यदि देखें हम यहाँ पर आरेख 4, तो इसमें आरेख में यह साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सबसे पहले होता है समाजीकरण की कार्यविधि के रूप में जाती है। उसके बाद समाज में हर एक कर व्यक्तियों के बड़े होने की प्रक्रिया को दर्शाती है। सामाजिक जीवन की समाज आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए जीना और बढ़ना सिखाता है।
ये सब होने के पश्चात जो समाज में कारक आ जाती है, जिसमें परिवार, आस पड़ोस, सहचर समूह और विद्यालय समाज, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, ये सारे कुछ आते हैं। यानी सामाजिक कारक के रूप में इन चीज़ों को देखा जा सकता है। जब ये सब घटनाएं घट जाती है तो उसके बाद सामाजिकरण के घटक आ जाती है, जिसमें हम पोषण देखते हैं, अपेक्षित भूमिका देखते हैं, भूमिका का निर्वाह देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, और ये सारे मिलकर जो है चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये सत्य है कि सामाजिक समुदाय के निश्चित जो है प्रतिमानों की अनुकूलता पर जोर देती है, किंतु कुछ लचीलेपन और उचित जो है चुनाव द्वारा व्यवहार को समरूपता को जो है कठोरता से बचाया जा सकता है। कुछ भी हो, ऐसे कुछ व्यक्तियों के समाजीकरण में असफलता भी मिलती है, जिनके व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों से भटक जाते हैं। पहले हमें यह समझ लेने की आवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था उन्हें बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रतिमानों को जो है हृदयंगम कर लेने के आधार पर बनाई रखी जाती है। सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र निर्माण में जो प्रभावपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करती है। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिकरण द्वारा ही बनाई रखी जा सकती है और सामाजिक नियंत्रण द्वारा नहीं। यानी सामाजिकरण द्वारा इन चीज़ों को जो है बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक नियंत्रण जो है कहीं मानने में जो है कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। सामाजिकरण के जो है सामाजिक नियंत्रण में निहित मूलभूत प्रक्रिया एक सामान्य है, जैसे जो है मान्य व्यवहार के लिए प्रशंसा और पुरस्कार, जो है अमान्य व्यवहार के लिए भी दंड और डपट और दंड सब कुछ यहाँ मौजूद होती है, अथवा असमानता भी होती है। लोक व्यवहार में यह प्रक्रिया उन दोनों परिस्थिति में महत्व और प्रबलता को पैमानों पर अलग अलग सदैव हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलिएगा। आगे का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है वो आपको भूलना नहीं है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और आपने क्या करना है, जैसे कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आपने करना है चैनल सब्सक्राइब करके इसको रख लेना है, क्योंकि जब दोबारा आप मेरे वीडियो देखना चाहोगे तो शायद आपको ना प्राप्त हो, क्योंकि जब भी रिसर्च करोगे त्रिपाण सेंटर तो उस जगह जो है त्रिपुरा लिखा हुआ आएगा, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। या जो भी वीडियो के नाम लिखोगे तो मेरे वीडियो कम ही आएंगे। कहते हैं जो पहले से फेमस हो चुके हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनके ही वीडियो आएंगे, तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसे सोचना नहीं, जितना हो सके आपने सब्सक्राइब करके चैनल को क्या करना है, सेव कर लेना है।